हाँ जी, नमस्ते। सो बहुत टाइम हो गया है। कुछ ऐसा कुछ ख़ास था नहीं बनाने के लिए, तो वीडियो बनाया नहीं। आज सुबह में न्यूज़ आया है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है एंड देयर इज़ कॉन्ट्रा अटैक टू फ्रॉम ईरान ऑन इज़राइल। सो इज़राइल और अमेरिका ने मिल के ईरान के ऊपर बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। आज से 1 हफ़्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने बोला था कि 10 दिन के अंदर अपना फैसला पता चल जाएगा। एक न्यूक्लियर डील के ऊपर बात करने वाले थे वो लोग वहाँ पे। आई थिंक जेनेवा में मीटिंग हुआ था, वहाँ पे उन लोग को जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए था वो आउटकम आया है नहीं। तो उसी के चलते अमेरिका ने जाके ईरान के ऊपर मिसाइल्स छोड़ दिए एंड कहीं ना कहीं पे स्टेट को एक्सपेक्टेशन था कि ये जो है अटैक होगा। बट जिस हिसाब से मुझे लगता है कि वेनेजुला में आसानी से मडुरो को किडनैप कर लिया था, उस हिसाब से कार्यवाही यहाँ पे दिख नहीं रही है, उस हिसाब से स्विफ्टनेस दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर आप देखो तो ईरान हैज़ गॉन ऑन फुल स्केल वॉर ऑन द मिडल ईस्ट। अगर आप ईरान की बात करते हो, आई थिंक इट्स सिंकिंग डाउन। अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने मिलके मिसाइल छोड़ी ईरान पे। उसी के चलते ईरान ने भी सामने जाके काफ़ी सारी दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, उसके ऊपर मिसाइल छोड़ी है। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है दुबई, जहाँ पे यूएई में अगर हम बात करें, वहाँ पे इसराइल सॉरी ईरान ने जो है मिसाइल छोड़ी है। एंड ऐसा बोलते हैं कि आज जो अपना जो बुर्ज खलीफा है वो पूरा इवैक्यूएट कर दिया दुबई अथॉरिटीज़ ने। एंड अभी एट द टाइम वी आर मेकिंग दिस वीडियो 2 मिनट पहले एक खबर आई है कि ईरान ने मिसाइल छोड़ा है दुबई के ऊपर। सो दुबई में जो अपने एनआरआईज है वो सब, आई होप यू आर टेकिंग शेल्टर एंड यू आर नॉट आउट। तो दुबई अभी काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन में चले गया कि कहीं से भी मिसाइल आ सकती है एंड शेल्टर लेने की बातें चल रही है। लोगों को बताया गया है कि आप शेल्टर ले लो। लोगों को एसओएस मैसेजेस जा रहे हैं, इमरजेंसी मैसेजेस जा रहे हैं अथॉरिटी से कि आप हाई राइज बिल्डिंग छोड़ के आसपास में जो जैसे कि छोटी बिल्डिंग होती है वैसे रहो। एंड उसके बाद में बात करते हैं तो सऊदी के बेस पे भी अटैक किया है ईरान ने। एंड कतार दूसरा एक कंट्री है, उसमें अटैक किया है, कुवैत पे अटैक किया है, जॉर्डन पे अटैक किया है, बहरीन पे अटैक किया है। तो मतलब पूरी खिचड़ी फैल गई है। आई थिंक एक पता है जो जानवर मरने वाला रहता है वो अपने आखिरी जब सांस चलती है उसमें वो कुछ भी करता है, चटपटाता है, अपने हिसाब से जो होता है सब बनती कोशिश करता है। या फिर कोई डूबने वाला रहता है वो हाथ पैर मारता है। तो मुझे लग रहा है कि ईरान अभी डूबने के कगार पे है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल हाथ जोड़ के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो अपने आखिरी के जो भी सांस है, आखिरी के जो मोमेंट है उसमें कुछ भी अनाप शनाप करेगा। दे वोंट टेक द जेनेवा कन्वेंशंस सीरियसली। और जो एक रूल होता है वॉर कैसे किया जाता है, दे वोंट फॉलो द रूल्स, सिविलियंस को भी मारेंगे। एंड प्रॉपर खिचड़ी फैली हुई, रायता फैला हुआ है मिडल ईस्ट में। एंड इट्स अ फुल ब्लोन वॉर आई कैन से। वहाँ से पाकिस्तान बोलता है कि हम, हाँ, ईरान जो है उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा फुल सपोर्ट। पाकिस्तान जो बोलता है कि ईरान के पास हमारा फुल सपोर्ट है। और ईरान ने वहाँ से बोला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों खुद अभी पिछले 3-4 दिन से वॉर में है, तो बोला है कि आप लोग भैया वॉर बंद करो आपस में और हमें आके सपोर्ट करो। इट्स अ इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिकॉज पाकिस्तान इज सेइंग कि वी आर सपोर्टिंग ईरान, एंड पाकिस्तान और सऊदी ने एक जगह पे जाके अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया हुआ है, डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग कि पाकिस्तान एक तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बट ईरान वहाँ से सऊदी को जो है मिसाइल मार रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है वहाँ से सऊदी के ऊपर। एंड सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट है। तो ये सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है मुझे लगता है खुद ही आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे। एंड इट्स अ स्मार्ट प्ले है बाई अभी यूएस है, इसराइल, इट्स अ वेरी स्मार्ट प्ले कि वो आपस में एक दूसरे को उलझाएगा एंड फिर मज़े लेगा। वही उनका एक रूल रहता है, डिवाइड एंड रूल। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग पाकिस्तान इज सपोर्टिंग ईरान, ईरान इज थ्रोइंग मिसाइल्स ऑन सऊदी। एंड ये सब चलते रहेगा। अभी आई डोंट थिंक कि इजीली ये जो वॉर है वो इतना फटाफट कंक्लूड हो जाएगा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर एज इन्वेस्टिंग कम्युनिटी वी कम फ्रॉम वो रहता है कि अभी क्रूड का क्या होगा, स्टॉक मार्केट का क्या होगा।
तो क्रूड मुझे लगता है कि थोड़ा सा नो ऊपर जाएगा, क्रूड विल बॉयल. We might see crude going to $80 a barrel, and हो सकता है if things escalate because Iran is the one of the largest suppliers of crude and it also controls Strait of Hormuz. तो वहाँ पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उन लोग बंद कर दे बिकॉज ऑफ वॉर, एंड वो भी हुतीज जो है वहाँ के जो रिबेलियन ग्रुप है ईरान के, वो भी अगर वहाँ पे आके मिसाइल छोड़ना शुरू करते कार्गो पे, तो इवन दीज कार्गो प्लेयर्स वोंट टू वांट देयर वेसल्स टू गेट डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड. तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होगा तो उसके चलते जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और क्रूड हो सकता है $85-90 की तरफ भी जा सकता है. तो दिस इज अ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रूड गोइंग अप. अभी क्रूड ऊपर जाएगा तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड आफ्टर चाइना. चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर. तो इंडिया का जो इतना ज़्यादा रिलायंस है क्रूड का, ऑयल का, वो उसके चलते क्या होगा कि अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, जो डेफिसिट रहता है, वो बढ़ जाएगा. आई थिंक करंट अकाउंट डेफिसिट क्रूड अगर बढ़ेगा तो इट विल इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एंड उसके चलते फिर अपने जो प्रॉपर जो हिसाब किताब रहते हैं वो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डिटोरिएट हो सकती है, विच नो इकोनॉमिक्स लाइक, एंड might be reason that stock market come into pressure specifically in India. स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्रूड ऊपर जाता है तो ONGC जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती है, OPC जिसे हम बोलते हैं, ONGC एंड आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑयल इंडिया, दिस ऑल कंपनीज वुड बी बेनिफिटेड. एंड जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज होती है जैसे कि अपना इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, इनके स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में आएंगे बिकॉज जब क्रूड ऊपर जाता है तो इनको मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ता है, और जब क्रूड नीचे जाता है तो इनको मार्जिन प्रेशर जो रहता है वो नहीं रहता, मार्जिन एक्सपांड होता है एंड प्रॉफिट्स आते हैं. अभी आपने देखा होगा कि HPCL, IOC, BPCL ये सारों ने बहुत बम्पर प्रॉफिट पोस्ट किए बिकॉज क्रूड जो है वो एक $60-65 बैरल के रेंज में चलता था. तो क्रूड ऊपर जाएगा तो ये सारी कंपनीज जो रहेगी उसके स्टॉक्स जो रहेंगे अंडर प्रेशर रहेंगे. सो इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक्स, अगर किसी ने लेवरेज लिया तो आई थिंक माइट बी अ साउंड डिसीजन टू कट द लेवरेज. अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन ऐसे आप अपना कॉल लीजिए, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, बट एक कैलकुलेटेड गैस लेते हम तो मंडे के मार्केट में अपने दिखेगा कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के शेयर्स जो नीचे है. दूसरा शिपिंग कंपनीज जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और आप एक इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स करके एक इंडेक्स है, कि उसके इंडेक्स के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है. अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होगा वहाँ पे प्रॉपर जो पूरा स्ट्रेट है जो अपना मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर है वो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, और वहाँ से फिर अपने को मेजोरिटी सब लोग जो अफ्रीका वाला रूट है वो लंबा रूट जो है वो प्रीफर करेंगे. अभी जो शॉर्टकट रूट जो बंद हो गया और जो लंबा रूट खुल गया है, तो लंबा रूट खुलेगा तो बट ऑफ शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो प्राइसिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा जो सप्लायर्स है उसके ऊपर, डिमांड जो है बल्क ड्राई कंटेनर्स वो सबका बढ़ जाएगा. तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI और जी शिपिंग, अगर नो रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ, यू कैन जस्ट ट्रैक इट फॉर एजुकेशन पर्पस. मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो मंडे के मार्केट में ऊपर जाएंगे क्योंकि ये सारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेंगे क्योंकि फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएंगे और इनके जो कार्गो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. वाई? बिकॉज जो एक लॉन्ग कट है अप्रोच करेंगे, शिप तो है बहुत लंबा टाइम लेता है, कभी कभी 1-2 महीना लग जाता है शिप को अपना माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो जैसे जैसे शिपिंग डेज बढ़ जाता है वैसे वैसे आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ शिप रहती है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो एक शिप आपका लेट्स से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 15 दिन में माल ट्रांसपोर्ट करती थी, आज वो 30 दिन लगाएगी, तो वो वापस से फेरे नहीं लगा सकती. तो उसके चलते जो शिपिंग शिप्स जो होती है अपनी जो कंटेनर शिप्स, कार्गो शिप्स, वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि एवरीबडी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स हियर एंड देयर, एंड उसी के चलते फिर इनका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा क्योंकि नाउ इनके पास एक प्राइसिंग कमांड आ जाता है. दे हैव देयर ओन बार्गेनिंग पावर. आई एम टॉकिंग अबाउट शिपिंग कंपनीज, एंड फिर वो अपने हिसाब से फिर प्राइस लगाते हैं. और देखो अभी मजबूरी का बोलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा सब उठाते हैं, तो ये सारी शिपिंग कंपनीज के दिन आ जाएंगे. सो एक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इंक्रीजेस, मुझे लगता है कि वो इंक्रीज होगा, जो अभी कुछ 2100-2000 के आसपास उसका है, वो इंक्रीज होता है. तो शिपिंग कंपनी जो फ्रेट है उसके चलते भाव बढ़ जाएगा एंड दिस कंपनीज वुड बी बेनिफिटेड. ऑन दी अदर एंड जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है स्पेसिफिकली इन ईरान एंड अदर प्लेसेस, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट होगी.
परमानेंट कोई डैमेज होने वाला नहीं है, लोग वहाँ पे रह गए, सिर्फ सत्ता पलटा होगा, रिजिम चेंज होगी तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, वापस से जो जैसे ही रिजिम चेंज हो जाएगा, डेमोक्रेसी जैसे वापस से आ जाएगा, तो वापस से लोग खाना पीना शुरू कर लेंगे, यूज़ करना शुरू कर लेंगे अपने जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो। तो आई थिंक ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा नहीं लॉन्ग रन में, बट शॉर्ट टर्म यू कैन सी सम एक्सपोर्ट कंपनीज गेटिंग इम्पैक्टेड, एंड I think companies which are into basmati rice and all, they might be impacted in the short term, and it can be an opportunity to look forward to adding some businesses. Again, totally your call, but not a wise decision कि चलो अगर कुछ शेयर्स गिर गए ये सारे राइस कंपनी, बासमती राइस कंपनी के, तो जाके बेच दो, क्योंकि लॉन्ग रन में फायदा ही रहने वाला है, एंड दे आर प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड। बट शॉर्ट टर्म एक नीचे रिएक्शन अपने को दिख सकता है मंडे के मार्केट में। एंड गोल्ड जो है, गोल्ड ऊपर रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट अनसर्टेनिटी जब आती है मार्केट में, पीपल लाइक टू मूव टुवर्ड्स सेफ हेवन असेट, एंड गोल्ड इज अ सेफ हेवन असेट, तो इसके चलते गोल्ड जो है उसका भाव बढ़ेगा। एंड अगेन आई थिंक दिस कंपनीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आ जाएगी, मन्नापुरम, मुथूट, दे वुड बी बैक इन फेवर। TVZ अपना एक हो गया, अगेन नो रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट लेटिंग यू नेम फॉर एजुकेशन पर्पस कि आप जाके इसको ट्रैक कर सकते हो। TVZ हो गया, टाइटन हो गया। गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज जो होती है वो बेनिफिटेड होगी इससे, बिकॉज गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा अभी बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड ऑल। जब भी वॉर होता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, एंड पीछे भी हमने देखा है कि जब वेनेजुएला की बात हुई तब भी गोल्ड 4,000 से 5,000 चले गया था। तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो ये सारी गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के भी प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके स्टेबल रहेंगे, सस्टेनेबल अर्निंग्स रहेगी, एंड एक आध 2-4 क्वार्टर जो बोलते हैं जब तक गोल्ड ऊपर रहेगा ये सारी कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट भी ऊपर जाएंगे। ओवरऑल नेट this is not something big which you need to be worried as such. Definitely रायता फैला हुआ है, ब्रॉडर स्केल पे रायता फैला हुआ है मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली, बट मुझे लगता है कि थिंग्स विल कूल ऑफ, सैनिटी विल प्रिवेल एज इट डज। वॉर्स आर नथिंग न्यू, कि वॉर हो गया तो सब कुछ बेच बाज के पोर्टफोलियो बेच के निकल जाओ हिमालय में, ऐसा नहीं है कि सब बेच बाज के साधु सन्यासी बन जाओ। वॉर्स आर कॉमन। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप पिछले 3,000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री देखो ये ह्यूमंस की, आई थिंक 90% ऑफ द टाइम each year, मतलब 90% of the years in past 3,000 years, any of the country, मतलब कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ वॉर पे लगी रहती है। तो वॉर्स आर नॉट न्यू। पहले अभी पीछे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तब 18,000 पे निफ्टी था, लोग बोले 10,000 हो जाएगा, 18,000 से कुछ 15,000 निफ्टी चलेगा, 15,000 से वापस निफ्टी आज 25,000 पे इन जस्ट मैटर ऑफ 4 years। तो मोटा मोटी देखिए वॉर शुरू होने के बाद में भी रशिया यूक्रेन और आज भी 4 साल हो गए, आई थिंक 12 फरवरी को 4 साल हुए। उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद भी देखो अभी निफ्टी ने 7,000 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, होपफुली, बिकॉज न्यूक्लियर आई थिंक बेसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ईरान का न्यूक्लियर बेस भी अटैक में है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली अमेरिका डजंट वांट देम टू डेवलप न्यूक्लियर आर्म्स, एंड दे आर राइट ऑन देयर ओन वेज, क्योंकि अगर न्यूक्लियर आर्म्स इन्होंने डेवलप कर लिया और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए और गलती से भगवान ना करे किसी टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर जो वेपन से आ जाता है, तो इट विल बी वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द ग्लोबल पीस। सो अमेरिका वांट्स ईरान टू स्टॉप द न्यूक्लियर प्रोडक्शन, एंड उसी के चलते सारा वॉर हुआ है। अगर ईरान एग्री कर लेगा कि भैया हम ठीक है, हम आगे बात नहीं करेंगे न्यूक्लियर, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, न्यूक्लियर डेवलप नहीं करेंगे, तो वॉर उसी दिन खत्म हो जाएगा, सब वापस से बैक टू स्क्वायर, एंड द स्टॉक मार्केट विल बी हैप्पी एंड जंप हायर। ऐसे वैसे भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में कहावत है कि जब तक पहली गोली नहीं चलती तब तक प्रेशर रहता है, जिस दिन पहली गोली चल जाती है मार्केट बॉटम बनाता है। सो वो देखते हैं ये जो कहावत है मंडे को प्रूव करती है, मतलब अगले हफ्ते प्रूव करती है कि नहीं, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी प्रेशर से था पिछले एक आध हफ्ते से, अगर आपने देखा रहेगा तो कुछ 26,000 से वापस से 25,000 पे आ गया, तो मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा था। सो क्या ये हो सकता है कि अगले महीने, मतलब मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मार्केट बॉटम बना ले, अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ कि चलो वॉर जो होने वाला था फाइनली हो गया है। नाउ वी हैव द क्लैरिटी, जो अनसर्टिनिटी जो वो सर्टन हो गई है कि वॉर हुआ कि नहीं होगा, अभी वॉर भी हो गया है, इट हैज स्टार्टेड। तो विल द मार्केट मेक द बॉटम? आई थिंक टाइम विल ओनली टेल अस, बट ये बोलते हैं ना, कुछ कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस होते हैं, कुछ कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे हमारे वी यूज दिस एज अ बैरोमीटर,
रशिया यूक्रेन के टाइम पे तो चलो थोड़ा सा 2-3 महीना मार्केट प्रेशर में था, बट आई थिंक इसराइल और पैलेस्टाइन का जो हुआ था, गाजा का इम्पैक्ट हुआ था, वो भी मार्केट ने एक हफ्ते के अंदर बॉटम बना के ऊपर आ गया था। वेनेजुला का तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था, उल्टा जिस दिन वेनेजुला पे अटैक हुआ उसके अगले दिन ही मार्केट 3% ऊपर था, 2-3% ऊपर था। वेनेजुला मार्केट तो आई थिंक मोर देन 100% भाग गया था इंडेक्स की बात करें तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक वॉर होता नहीं तब तक मार्केट प्रेशर में रहता है। जिस दिन पहली गोली चलती है मार्केट अपना बॉटम बनाता है। अगेन कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा, एंड देयर इज नो सच थिंग कि मार्केट मंडे को बॉटम बना ले, अगले हफ्ते बॉटम बना ले, बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कि देखो भैया ऐसा होता है और ऐसी ऐसी मैथोडोलॉजी होती है आपको बॉटम कैसे फाइंड करने की। ये थोड़े से लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं टॉप एंड बॉटम फाइंड करने के, बट nobody knows when is the bottom and where is the top. So let's keep it at a calculated guess only. I think majority जो डिस्कस कर रहा था ये पूरा मिडल ईस्ट का जो सिचुएशन उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। कमेंट में बताओ कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस थिंग। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ऐड कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना अब तक, ताकि आपको आगे के वीडियोस का अपडेट मिले। एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल एंड बी मोर कंसिस्टेंट इन क्रिएटिंग वीडियो, बिकॉज ये थोड़ा सा तामझाम लगता है। ये पूरा कैमरा सेटअप करो, फिर वो अपलोड करो, एंड थोड़ा सा आई लाइक राइटिंग अ लॉट, बट ये वीडियो वाला थोड़ा सा लाइक इम्प्रॉम्प्टू करना, वो सब इतना सारे थॉट प्रोसेस सब ला के रखना, इट्स अ बिट task for me initially, but I think once I develop this consistency won't be a big deal. So I'll definitely make sure आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए मुझे कि सर आप वीडियो जो है वो पोस्ट करते रहे रेगुलर बेसिस में, बट तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ ऐसा बोलने लायक खास है नहीं, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होते नहीं है तो क्या ही बना सिर्फ नाम के लिए। सो आई डोंट बिलीव इन कीपिंग अप विद नंबर्स, बट आई मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रूशियल अपडेट्स आते हैं आई मेक वीडियो। कुछ नए क्रूशियल पॉइंट से बात है एंथ्रोपी के ऊपर। यूएस गवर्नमेंट जो है उसने फेडरल बैन लगा दिया है उसके ऊपर। आई थिंक कल परसों में अगर टाइम मिलेगा तो एआई के ऊपर बात करें। एआई इज़ द हॉट टॉपिक दिस डेज, सो आई थिंक इसके ऊपर हम कुछ बात कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों के अंदर ऐसा डर है। मैसेजेस पढ़ते हैं हम, मैसेज आते हैं उसमें लिखते हैं कि एआई की वजह से जॉब लॉस होगा, आगे जाके ह्यूमैनिटी पे खतरा है। मतलब लोग थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए हैं, और उनका जो डरना है वो एब्सोल्युटली वैलिड है। इस जगह कोई भी रहेगा तो वो वही सोचेगा कि मैं अपना जॉब कैसे बचाऊँ। तो एआई इज़ अ बिग थिंग, इट्स मेकिंग न्यूज़ अराउंड द मार्केट। लोगों में थोड़ा सा डर है, आईटी स्टॉक्स जो है वो नीचे आ गए। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन एआई, एंथ्रोपिक, ओपन एआई एंड द अदर एआई गाइस, एंड उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे अपने को क्या दिखता है कि अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके चलेंगे, एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट दी इंडियन स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयज़। सो प्रॉपर एक होलिस्टिक कवरेज लेके चलेंगे, आपको एक पूरा पिक्चर पता चल जाएगा कि एआई के बैकड्रॉप में क्या हो रहा है। तो यहाँ तक के लिए यहीं रखते हैं, एंड फिर मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।